नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीएस बाई एनएस में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया से अपने लाइफ और हेल्थ को एंजॉय कर रहे हो। तो आज स्वागत है आपका हमारा जो 6th लेक्चर है इंडियन मिडिवल हिस्ट्री का। इससे पहले हम इंडियन मिडिवल हिस्ट्री के 5 लेक्चर को डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर अगर आपको याद हो, जिसने किसी ने अगर पहले देखे हैं तो वो तो उसको पता ही होगा। अगर किसी ने लेक्चर वो देखे नहीं है तो आप ये जाके सीरीज को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर हमने मतलब कि कैसे आपका इस्लाम है उसको ओरिजिनेट होता है आपका मक्का मदीना वाले रीजन के अंदर, और कैसे इस इस्लाम के अंदर हमारे इंडिया के ऊपर जो आपका अरब हैं वो आपका हमला करते हैं, और जो सिंध का रीजन है उसको 7th सेंचुरी के अंदर आपके ये आके आपके उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा हमने राजपूत एज के बारे में डिस्कस किया था, और फिर उसके बाद हमने आपका मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी, कुछ ये तुर्किश इन्वेजन होते हैं हमारे ऊपर। तुर्किश बोलते हैं इनको, मैं तुर्किश वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ इनके साथ मैंने वर्ड यूज किया है अरब भी। तो ये अरब क्या होते हैं, तुर्किश क्या होते हैं, पर्शियन क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको इस लेक्चर को देखने के बाद अच्छे से डिस्कस में क्लियर हो जाएंगी ये सारी चीजें। अब उसके बाद आपको याद होगा तो हमने दिल्ली सल्तनत को डिस्कस किया था, तो अगले 4 लेक्चर में हमने दिल्ली सल्तनत को डिस्कस किया। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर आपके 5 वंश आते हैं। सबसे पहला आपका गुलाम वंश, जिसको हमने बोल दिया था स्लेव डायनेस्टी। सेकंड थे आपके खिलजी डायनेस्टी। तो इसके अंदर देखो जो हर डायनेस्टी से रिलेटेड आपके जो इंपोर्टेंट रूलर थे उन सभी के बारे में मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया। जैसे अगर हम बात करते हैं स्लेव डायनेस्टी, तो स्लेव के अंदर आपका जो ओरिजिनेटर था जिसने इसकी स्थापना की थी वो थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इनके बाद जो इंपॉर्टेंट थे वो थे इल्तुतमिश के बाद उनकी बेटी रजिया सुल्तान, उसके बाद बालबन। तो ये 4 या 5 जो पर्सनैलिटी हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इसमें। अगर आपने पुराना कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके देखा होगा और हिस्ट्री से रिलेटेड अगर दिल्ली सल्तनत की स्लेव डायनेस्टी से पूछा जाता है तो वो सिर्फ इन्हीं 4 पर्सनैलिटी के बारे में बनता है आपका। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे इनके अलाउद्दीन खिलजी। और अगर आप उसके ओरिजिनेटर की बात करते हो जिसने इसको खिलजी वंश की स्थापना की थी तो वो थे आपके जलालुद्दीन खिलजी। तो ये आपने एक मूवी भी आई थी आपकी पद्मावती, अगर वो देखी है तो रणवीर सिंह ने वहां पर आपके अलाउद्दीन खिलजी का रोल है वो प्ले किया है। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी के अंदर हमने फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक उन दोनों के बारे में डिस्कस किया था। सैयद डायनेस्टी में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट रूलर था नहीं, बस ये आपका क्या होता है तैमूर यहाँ पे आके हमारा वो अटैक कर देता है और दिल्ली को इन्वेड कर देता है। तो वो जाते जाते बस अपने किसी नुमाइंदे को यहाँ पर गद्दी पे बैठा जाता है और उसका नाम था आपका खिजर खान, अगर आप याद रखना चाहते हो तो। और सैयद डायनेस्टी का खत्म होती है आपकी लोधी डायनेस्टी शुरू हो जाती है, और लोधी के अंदर आपका जो सबसे लास्ट रूलर था अहमद शाह अब्दाली के बाद उसका जो बेटा आया था इब्राहिम लोधी, तो उनको यहाँ पे 1526 के अंदर पानीपत की पहले लड़ाई के अंदर उनको हरा के जो मुगल हैं वो आपके नॉर्थ इंडिया के अंदर जो राजगद्दी है उसके ऊपर बैठ जाते हैं। ये जो भी कहानी मैंने अब तक आपको बताई है पहले 6 लेक्चर के अंदर, ये आपकी सारी की सारी है नॉर्थ इंडिया के अंदर। आपका जो उत्तर भारत है उसके अंदर ये कहानी चल रही है। लेकिन आपको याद हो तो जब हमने पूरी जो एनिसेंट हिस्ट्री को डिस्कस किया था, तो जैसे नॉर्थ इंडिया के अंदर हमने डिस्कस किया था मगध एम्पायर और सातवाहन एम्पायर, तो जब ये इनका कार्यकाल चल रहा था तो उसी टाइम पे आपका जो अगर आप साउथ इंडिया के अंदर जाके देखते हो तो वहां पे आपका संगम युद्ध चल रहा था जिसके अंदर चोल, चेरिया और पांड्य ये आपके डोमिनेंट आपके किंगडम थे। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो जब आपका गुप्ता पीरियड चल रहा था नॉर्थ इंडिया के अंदर, उसके बाद हर्षवर्धन आया, तो आपका साउथ इंडिया के अंदर आपका पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल, तो आप ये इनको अलग अलग ही डिस्कस किया जाता है, तो इसीलिए मैं आपको ये अलग से बता रहा हूं। तो आज का जो हमारा एम्पायर है वो है आपका विजयनगर एम्पायर और उसके साथ है आपका बहमनी किंगडम। तो आप ये टाइमलाइन देख सकते हो 1313 से लेके 1646। अब देखो आपका ये आपका अगर हम बात करते हैं 1206 के अंदर, तो 1206 के बाद आपका 1336 आता है, तो वहां पे आपका विजयनगर एम्पायर है इसकी स्थापना हो जाती है। और 1206 के लेके उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 1526 में खत्म हो जाता है। तो 1526 में आप देखते हो कि खिलजी के टाइम पे, तो अगर मैं आपको देखो यहाँ पर मैप से दिखाना चाहूं तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया को कैप्चर कर लिया था यहाँ पे। उसके बाद आपका क्या होता है, उसने यहाँ पे मलिक काफूर के दौरान एक कैंपेन जरूर किया था, अटैक जरूर किया था, लेकिन सभी को हरा के उनको अपना गुलाम बना लिया था। गुलाम का मीनिंग क्या है कि आप मेरा आधिपत्य स्वीकार करोगे, फ्यूचर में अगर कभी भी मैं आपके पास आऊंगा और आपसे टैक्स लूंगा तो आपको वो देना पड़ेगा, और मैं कुछ भी चाहूंगा तो आपको वो करना पड़ेगा। तो ये याद होगा आपको मलिक काफूर का, अगर नहीं याद है तो एक बार खिलजी डायनेस्टी को जाके दोबारा आप चेक कर सकते हो, वहां पर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर उसके बाद क्या होता है आपका जो तुगलक एम्पायर आता है, तो तुगलक एम्पायर ने क्या किया था, आपके ईस्ट इंडिया को भी कैप्चर कर लिया था। और याद ही होगा दिल्ली से आपके जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने कैपिटल को यहीं पर लेके, यहाँ पर जो विजयनगर एम्पायर है वो आपका ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था, तो इन्होंने दौलताबाद के अंदर महाराष्ट्र के अंदर आके अपने कैपिटल को शिफ्ट किया था। पागल राजा
याद आ रहा है कुछ जो आपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। अब आपको पता है जैसे ही तुगलक डायनेस्टी आपकी खत्म होती जाती है तो सैयद और लोदी के टाइम पे ये देखो सिर्फ आपका इस एम्पायर के अंदर है। तो यहां पर जब इसकी खत्म होने का टाइम आता है ना तो उसी टाइम पे आपका विजयनगर एम्पायर वो पावरफुल होता जाता है। और वो इस एरिया के अंदर ये देखो आपका पूरा जो ये रीजन है आपका, जो आपको ये बिल्कुल कैसा कलर बोलूं मैं इसको, गेहूं कलर, अगर लड़कियां होती हैं तो लड़कियों के लिए ये तो बहुत ज्यादा कलर होते हैं, तो हमारे लड़कों के लिए बस ये बिल्कुल ठीक है, आप समझ सकते हो जो नीचे वाला है कलर, तो मैं अब इसको गेहूं कलर बोल रहा हूं मैं अपनी तरफ से, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये आपका विजयनगर एम्पायर एस्टेब्लिश हो जाता है और ऊपर आपका बहमनी किंगडम आपका एस्टेब्लिश हो जाता है। और उसके बाद आप ये देख सकते हो कि लेटर जो आपके ये तुगलक हैं तो वो देखो सिर्फ इस ग्रीन रीजन के अंदर यहाँ पे पावरफुल है। ये आपका कब का मैप है, 1400 टाइम लाइन के अंदर। और राजपूत हैं वो भी आपके यहाँ पे डोमिनेंट हो जाते हैं। और तुगलक के बाद आप देख ही सकते हो लोदी के टाइम पे तो जो आपका हुआ था ये आपको पता ही है। अब हम बात करते हैं इस विजयनगर एम्पायर की। तो विजयनगर एम्पायर की जो स्थापना है वो आपकी 1336 के अंदर आपके करते हैं। हरिहर नाम के एक इनके राजा होते हैं और हरिहर के बाद इनका जो बेटा होता है बुक्कावन, अगर किसी ने एक मूवी है ये आपकी, अगर मैं उसको अभी एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रही है, विवेक क्या नाम है उनका, विवेक रोयल है या क्या है, चलो जो भी है, तो उसके अंदर आपके जो विलेन होते हैं उनका नाम बुक्का होता है। तो जैसे ही मैंने इस नाम को सुना था तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ वही बताना चाहता हूँ कि आपके जो ये बुक्का है इसका नाम मैंने पहले भी सुना है, और वो रक्त चरित्र, तो वो आपकी रक्त चरित्र मूवी है उसके अंदर याद करो जो आपके विलेन होते हैं उनका नाम बुक्का होता है। तो आप उससे थोड़ा सा अगर याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो। देखो चीजों को है ना कंपेयर करके पढ़ना सीखो। आप एक चीज को हिस्ट्री को साइंस के साथ रिलेट कर दो, मतलब चीजों को सिर्फ समझने के लिए, याद रखने के लिए। मेन चीज है पेपर के टाइम पे आपको वो चीजें याद रह जाएं। अगर वो कैसे भी याद रहती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मूवी के साथ रिलेट कर सकते हो या किसी दूसरे ऐसा कंसेप्ट जिसको आपको बहुत अच्छे से क्लियर है वो आपके माइंड में, आप उसके साथ उसको रिलेट कर सकते हो। तो चीजों को रिलेट करके पढ़ोगे तो आप बहुत बढ़िया से उनको लंबे टाइम तक याद रख पाओगे। तो ये हरिहर ने इसकी स्थापना की थी और उसके बाद उसका जो बेटा है बुक्का वो आपका पावर के अंदर आ गया था। तो पहले ये माना जाता है जो आपका काकित्य वंश था ना ये उसके अंडर में क्या थे, उनके ऑफिसर थे। लेकिन बाद में आपका जब काकित्य वंश आपका कमजोर होता है तो ये उनको मतलब कि जो लास्ट रूलर होता है उनको मार के अपना नया आपका जो विजयनगर एम्पायर है उसकी स्थापना कर देते हैं। तो इनके जो गुरु थे हरिहर के उनका नाम है विद्याराणा। तो गुरु का आपको महत्व पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आप मगध एम्पायर के टाइम पे जाके देखो। मगध एम्पायर के अंदर जो आपका मौर्यन डायनेस्टी आती है तो वहां पर आपके चंद्रगुप्त को पावर में कौन लेके आते हैं, उनके गुरु चाणक्य, या जिनको हम विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। तो ये आप समझ सकते हो, उनके गुरु का नाम भी आप याद रख सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जैसे आपके नॉर्थ इंडिया के अंदर चाणक्य है ना तो वैसे ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। अब ये आपकी देख सकते हो आप 3 सेंचुरी तक इन्होंने आपका जो सदर्न इंडिया है उसके बहुत ही बड़े पार्ट को रूल किया है। ये देखो आपका सदर्न इंडिया, अगर आपने पीछे ये पढ़ा होगा तो संगम एज के टाइम पे यहाँ पे क्या था, चोल, चेरा, पांड्या तीनों के तीनों का कब्जा था। आगे चल के यहाँ पर आपका जो आपका आता है तो वहां पर आके आपका पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, देखो इन सभी की क्या है वो आपकी एरिया है वो कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं, वो आपने बढ़ाया ही था। लेकिन इसने देखो पूरे एरिया को कैप्चर कर लिया। तो आप उससे समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट रूलर हमारे लिए हो जाता है और कितना इंपॉर्टेंट एम्पायर है वो हमारे लिए पढ़ने के लिए हो जाता है। अब हम बात करते हैं तो इसका नाम है वो विजयनगर क्यों रखा गया, क्योंकि इसकी जो कैपिटल है ना वो आपकी है विजयनगर। और ये कैपिटल आज के दिन आपकी जो तुंगभद्रा रिवर है ये आपकी एक सहायक नदी है कृष्णा रिवर की। ये देखो आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो, अगर मैं इसको इरेज करता हूं तो ये आपकी है कृष्णा रिवर। ये अगर ज्यादा आपको पता नहीं होगा तो 3-4 रिवर के बारे में तो जरूर पता होगा आपको। कृष्णा के नीचे आपकी कावेरी है, कावेरी के ऊपर आपकी महानदी है। तो ये सारी रिवर आपने पढ़ी होंगी जरूर, गोदावरी। अब उसके बाद अगर मैं आपको बताता हूँ महानदी नहीं सॉरी गोदावरी। अब देखो इसकी जो ये ट्रिब्यूटरी आपको दिखाई दे रही है ये वाली ट्रिब्यूटरी, इस ट्रिब्यूटरी का नाम है तुंगभद्रा। अब इस तुंगभद्रा के बिल्कुल आपके कॉर्नर के ऊपर ये आपका स्थित है एम्पायर जिसको हम बोल रहे हैं विजयनगर। और ये विजयनगर इनकी कैपिटल है। तो इन्होंने अपनी कैपिटल के नाम पे क्या किया, अपने साम्राज्य का नाम रखा है। तो एक नया चलन है वो इन्होंने चला दिया, जैसे दिल्ली सल्तनत है उस टाइम पे आप समझ सकते हो। तो दिल्ली क्या है, कैपिटल है, तो उसकी अकॉर्डिंग ही क्या है। अब आगे आगे आपको मतलब कि नहीं, पहले क्या होता था जो उनका वंश होता था वंश के नाम पे वो राज्य का नाम रखते थे, लेकिन अब क्या है उन्होंने कैपिटल के नाम पे अपने राज्य का नाम रखना स्टार्ट कर दिया है। तो आप देखो ये चेंजेस हैं वो एक दिन में नहीं होते हैं, वो आपके टाइम लगता है उनको, तो वो आपके कैसे बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो जो इनका ये 300 साल का रूल रहा तो इसके अंडर में आपकी 4 इंपोर्टेंट डायनेस्टी है वो आपकी पावर में आती हैं। जैसे दिल्ली सल्तनत के अंडर में आपकी 5 डायनेस्टी आई थी, खिलजी, स्लेव, तुगलक, सैयद, लोदी। वैसे ही इसके अंडर में भी आपकी 4 डायनेस्टी आती हैं, 4 वंश आते हैं। सबसे पहला है संगम वंश,
दूसरा है आपका स्लाइवा डायनेस्टी, तीसरा है आपका तुलुवा और चौथा है आपका अराविडू। तो ये अराविडू और स्लाइवा के अंदर कोई इंपॉर्टेंट रूलर नहीं है, तो इसीलिए मैंने उनका नाम लिखा। यहां पर देखो मैं सारे रूलर को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ वो इंपॉर्टेंट रूलर बता रहा हूं जो आपके लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती हैं। तो ये दो तो आपके ओरिजिनेटेड डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए इनका नाम यहाँ पे डिस्कस कर दिया। और ये भगवान शिव को मानते थे, इसीलिए इनको क्या बोला गया है, सेविट्स। और उसके बाद हम बात करते हैं जो आपकी तुलुवा डायनेस्टी आई थी, तो उसके अंदर आपके एक राजा आते हैं यहाँ पे, कृष्णादेव राय। तो ये इनके सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है। अगर कोई मेरे को ये बोले कि अब तक मैंने आपको जितने भी एम्पायर पढ़ाए हैं आपके साउथ इंडिया के अंदर, चोल, चेरिया, पांड्या, चालुक्य, राष्ट्रकूट, जितने भी आपने पढ़े हैं, अगर आप उनमें से बोलो कि उनके अंदर जितने भी आपके रूलर हुए हैं उनको आप ये बताओ कि अगर रैंक वाइज लगाना चाहो तो सबसे 1 नंबर किसको देना चाहोगे, 2 नंबर किसको, 3 नंबर किसको, 4 नंबर किसको। तो मैं अपने अकॉर्डिंग जो आपके कृष्णादेव 1 है इनको मैं नंबर 1 के ऊपर लगाना चाहूंगा। तो आप समझ सकते हो कि कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर हैं। तो इनका रूल होता है वो 1509 से लेकर 29 तक होता है। अब इनके बारे में एक बार डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो आपके तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, मैंने बता दिया। और सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे आपके इस डायनेस्टी से, जो आपका विजयनगर डायनेस्टी है। अब इन्होंने सबसे पहले तो क्या किया, आपकी नेवल पावर के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि आप देख सकते हो कि इनका जो पोर्टुगीज हैं वो इनके एम्पायर में आ चुके थे इस टाइम पे। याद करो, जो वास्को डी गामा है उन्होंने भारत का जो खोज है, पढ़ा होगा आपने, जब भी आप क्या करते हो कि भारत की खोज किसने की, क्या पढ़ते हो, वास्को डी गामा ने। भारत कहीं पर गुम हो गया था जो वास्को डी गामा ने खोज की, लेकिन जो ये पुराने टाइम पे इतिहास लिखने वाले हैं उन्होंने हमारे को पढ़ाया ये है, हम स्कूल टाइम से ये पढ़ते आ रहे हैं, तो वो गलत हो चुका है। खोज वर्ड वहां पे बिल्कुल अलग है। वो आप बोल सकते हो कि उसने नेवल रूट को खोजा था, जो आपका सी के थ्रू हम इंडिया के थ्रू अगर ट्रेड करना चाहते हैं, यूरोपियन एक देश था, तो उसने सिर्फ सी रूट की खोज की थी, भारत की खोज नहीं की थी। तो हमारे को पढ़ाया है उस टाइम से ऐसी गलत चीजें जा रही हैं, तो आप समझ सकते हो उसका जो इफेक्ट है वो क्या देखने को मिलता है। तो आपका जो अरब रीजन था, जो आज के दिन आपका सऊदी अरेबिया वाला रीजन है, तो उनके साथ और जो पोर्टुगीज है उनके साथ आपका बहुत बढ़िया रिलेशन थे इनके, और उनके साथ जितना भी इनका व्यापार होता था, तो आप समझ सकते हो वो आपका सी रूट के थ्रू होता था। तो इसीलिए नेवल पावर को इसने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। अब उसके बाद आपके जो पोर्टुगीज ट्रेवलर हैं उनका नाम क्या है, डोमिंगो पाएज। अब इन्होंने क्या लिखा था कि कृष्णादेव राय वाज द मोस्ट फियर्ड, जो बिल्कुल नहीं डरता है, एंड परफेक्ट किंग देयर कुड बी पॉसिबली। जो आपका बिल्कुल परफेक्ट वर्ड यूज किया यहाँ पे, आप उसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। और ये क्या था, एक पोर्टुगीज ट्रेवलर था। अगर ये राजा के राज दरबार के अंदर किसी ना किसी पोस्ट के ऊपर होता तो मैं मान सकता था कि इसने राजा के लिए ये चीजें हैं वो बढ़ा चढ़ा के लिखी हैं, लेकिन ये आपका एक ट्रेवलर है। और मैंने हमेशा बताया था कि जो ट्रेवलर का जो भी कोई अकाउंट मिलेगा आपको, उसको आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि वो जो लिखेगा वो बिल्कुल आपका भेदभाव रहित लिखेगा। लेकिन जो राज दरबारी आपका कवि होता है, जो राज दरबारी जो भी कोई चीजें लिखता है, तो वो क्या करता है, राजा के लिए वो कभी भी गलत नहीं लिख सकता, क्योंकि राजा से उसको सैलरी मिलती है। तो वहां पर वो उसके बारे में आपका गलत लिखेगा ही नहीं, चीजों को बहुत ही ज्यादा एग्जेग्रेट करके लिखेगा। एग्जेग्रेट का मीनिंग होता है बढ़ा चढ़ा के लिखना। तो इसीलिए आपका ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट किंग था। तो मैंने वो ये इसीलिए इसको रैंक में है नंबर 1 दिया। और आगे इसके जो काम है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो जिसकी वजह से क्या है इसका नंबर 1 रैंक इसको क्यों दिया गया। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसको आंध्रा भोज के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हो, पेपर के अंदर डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि आंध्रा भोज के नाम से किस सदर्न रूलर को जाना जाता है, तो वो है आपके कृष्णादेव राय। ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने जो आपके दरबार के अंदर 8 एनिमेंट स्कॉलर को अपने दरबार के अंदर पैट्रोनाइज किया और उनको नाम दे दिया इन्होंने अष्ट दिग्गज। याद करो, आगे आगे ये आपका बहुत ही ज्यादा फेमस होता जाएगा। उसके बाद अगर आप देखते हो अकबर आता है, अकबर अपने रूल के अंदर क्या करता है, नवरत्न। उसके बाद छत्रपति शिवाजी आते हैं, तो सेम वही आपका अभी क्या होगा, तो वो दरबार के अंदर जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी उनको क्या बोलते थे, अष्ट नवरत्न या जो भी कुछ था उनको वर्ड दे दिया जाता था। तो इसके दरबार के जो 8 थे वो थे आपके अष्ट दिग्गज। सबसे पहला है आपका तेनालीराम। जैसे आपने अकबर और बीरबल की कथाएं सुनी है ना, तो वैसे सदर्न इंडिया के अंदर आपकी कृष्णदेव और तेनालीराम की कथाएं वो फेमस हैं, बिल्कुल बीरबल की तरह ही। तो ये भी बहुत ही ज्यादा आपके हाजिर जवाब थे और ये उनके सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रख सकते हो। तो तेनालीराम और कृष्णादेव की जो आपकी जितनी भी कहानियां हैं
सेम वो आप उनको कंपेयर कर सकते हो नॉर्थ इंडिया के अकबर और बीरबल की। तो अकबर और बीरबल तो अभी तक यहाँ पर आए भी नहीं है, वो देखो पहले उनसे ये आए हैं, ठीक है। अब उसके बाद इनके जो रूल के अंदर जो अष्टदिग्गज थे उनके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनका नाम आपको याद रखना है, वो है आपके पेदन्ना। तो ये पेदन्ना आपके क्या है, जो आंध्रा कविता के पितामह बोला गया है इनको। और पितामह वर्ड आपको पता है कहां से लिया गया है, महाभारत के टाइम पे पितामह भीष्म, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो उन पर्सनैलिटी को आप देख के लगा सकते हो कि वो क्या पर्सनैलिटी थी। तो सेम उस पर्सनैलिटी से इसको कंपेयर किया गया है। तो आप समझ सकते हो कि इन्होंने लिटरेचर के लिए कितना कुछ किया है, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक इन्होंने लिखी होंगी, और आपका जो तमिल लिटरेचर है वो इनके अंडर में कितना ज्यादा आपका फला फूला है। तो ये चीज आप याद रख सकते हो, ठीक है। पेदन्ना और तेनालीराम, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कृष्णादेव के जो कॉन्क्वेस्ट थे। तो इन्होंने देखो सबसे पहले तो शिव सुंदरम को 1510 के अंदर कैप्चर कर लिया था। उसके बाद आपका जो रायचूर का जो दोआब रीजन है उसको भी इन्होंने 12 के अंदर कैप्चर कर लिया था। 13 के अंदर इन्होंने उड़ीसा और वरंगल, इन दोनों को इन्होंने कैप्चर कर लिया था। अब आप देख सकते हो कि इसका जो एम्पायर है वो आपका नॉर्थ के अंदर तो कृष्णा रिवर से लेके साउथ के अंदर कावेरी रिवर तक, अगर मैं आपको मैप में दिखाना चाहूं तो ये देखो आपका, ये है आपकी कृष्णा रिवर, ठीक है। और ये इसका ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा, जहां पर इसकी कैपिटल है। तो उस अच्छा सॉरी, ये तो आपकी कावेरी रिवर हो गया जो मैंने अभी अभी नीचे दिखाई है ऊपर। तो ये कृष्णा है। तो इस कृष्णा से लेके कावेरी तक का, और उसके बाद भी नीचे का जो भी सारा रीजन है, तो वो सारा इसने क्या किया हुआ है, कैप्चर आपका किया हुआ है। ये नदी मैंने आपको गलत दिखा दी है, लेक्चर को अभी खत्म भी नहीं कर सकते बीच में, तो इसको आप समझ लेना। कावेरी आपके नीचे ब्लू में दिखाई गई है, कृष्णा आपके ऊपर है। तो कृष्णा से लेके कावेरी के बीच का सारा रीजन, तो साउथ में तो आपके कृष्णा है, नीचे नॉर्थ में आपकी कावेरी है, तो दोनों तक। और नॉर्थ और ईस्ट में उसने, सॉरी ईस्ट और वेस्ट में उसने क्या बताया है, अरेबियन सी से लेके आपका बे ऑफ बंगाल तक। तो ये देखो आपका बे ऑफ बंगाल आपकी कहां पे है, ये आपकी बे ऑफ बंगाल है, और इस साइड आपका ये अरेबियन सी है। तो इन दोनों के बीच का रीजन, तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा एरिया उसने कैप्चर किया है। तो इसीलिए इसको एक इंपॉर्टेंट रूलर आपका यहाँ पे बोला गया है। अब हम बात करते हैं लिटरेचर की। तो मैंने आपको बताया दिया जो पेदन्ना थे उन्होंने बहुत ही, इसको गोल्डन एज बोला गया है तेलुगु लिटरेचर की, क्योंकि यहाँ पर पेदन्ना ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक आपकी लिखी है। सबसे पहले तो उन्होंने मनुचरित्रम लिखी, आपको मनुचरित के बारे में जरूर पता होगा। एक बुक थी हमारी नॉर्थ इंडिया के अंदर जो बहुत ही ज्यादा फेमस थी, तो उसका जो तेलुगु वर्जन है वो इन्होंने लिखा है। उसके बाद इन्होंने हरि कथा शरण, ये आपकी लिखी तेलुगु भाषा में ही। उसके बाद जो आपके कृष्णदेव थे, ये भी आपके एक राइटर थे, उन्होंने आपकी एक तो ये अमुक मालद्या और एक आपकी जाम्बवंती कल्याणम संस्कृत के अंदर, ये दोनों आपकी लिखी हैं। उसके बाद आपकी जितने भी वेद हैं उन सभी वेदों की आपकी कमेंट्री की गई है आपकी तेलुगु वर्जन के अंदर, तो वो किसने की है, वो आपकी सनाया ने। उसके बाद संस्कृत, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, सभी भाषाएं हैं इनके टाइम पे फली फूली हैं, बट इंपॉर्टेंट टाइम यहाँ किसके लिए है, वो है आपका तेलुगु के लिए। और किसकी वजह से, पेदन्ना की वजह से। तो ये आप पेदन्ना और तेलुगु के लिए गोल्डन लिटरेचर, तेलुगु लिटरेचर के लिए जो आपका गोल्डन एज है वो आपकी यही है। तो आप ये याद रख सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन है वो पुट किया जा सकता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। तो सेम वही एब्सोल्यूट मोनार्की थी, ऊपर राजा होगा, जो उसने डिसाइड कर दिया वो आपका फाइनल डिसीजन है। अगर एम्पायर को हम देखते हैं तो वो क्या होता है, सेम वही एम्पायर को उन्होंने प्रोविंस को तो बोल दिया यहाँ पे मंडलम। तो देखो प्रोविंस आर कॉल्ड मंडलम। तो प्रोविंस का मीनिंग क्या है, आज के दिन आप इंडिया देखते हो, इंडिया के नीचे आपके स्टेट होते हैं, स्टेट के अंदर क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर में क्या होते हैं, विलेजेस होते हैं। तो सेम वे स्टेट का काम आपका यहाँ पे कौन कर रहा है, मंडलम। मंडलम के नीचे क्या है, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने बोल दिया नाडु, नाडु के नीचे जो तहसील है, तहसील को इन्होंने बोल दिया सथल, और उसके नीचे आपके क्या है, तहसील के नीचे आपके गांव आते हैं। तो सेम वही पैटर्न आप पीछे से पढ़ते आ रहे हो, तो ये चीज तो आपको अब अच्छे से पता ही चल गई होगी। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका ये है आपका महान अकाराचार्य। तो ये आपका एक ऑफिसर होता था जो आपका क्या करता था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, बताया था ना मोनार्की, तो मींस राजा के बीच में और जो आपके विलेजेस के बीच में जो आपका कॉन्टेक्ट पॉइंट था वो यही होता था। अगर विलेजेस वाले को कोई बात है अपनी, अगर वो राजा तक पहुंचानी होती थी, तो वो जो ये पर्सनैलिटी है आपके महान आचार्य, तो ये आपके क्या करते थे, महानायक आचार्य, महानायक आचार्य। तो ये इसको अलग अलग आप प्रोनाउंस कर सकते हो, एक साथ थोड़ा सा बड़ा वर्ड था तो इसीलिए डिस्टर्बेंस होगी थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो ये जो लैंड टैक्स लगाते थे वो आपका नॉर्मली जितना भी प्रोड्यूस होता था वो उसका 1/6 होता था, लेकिन आप याद करो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे इसको 1/3, यहाँ तक कि कई बार तो इसको 1/2 भी किया गया है।
तो ये 1/6 होता था, तो आप समझ सकते हो कोई ज्यादा टैक्स नहीं होता था, बढ़िया ही था। जो गोल्ड कॉइन यहाँ पर होते थे इनको ये क्या बोलते थे, वरहा। और याद करो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे उनको क्या बोला जाता था, दिनार। अब आपके मलिक कफूर को खरीदा गया था, 1000 दिनार ही बोला जाता था। तो दिनार वहां पर जो वर्ड यूज किया जाता है वो गोल्डन कोयल के लिए था, और यहाँ पर वो वर्ड यूज किया गया है आपका वरहा। उसके बाद आर्मी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और वेल ऑर्गेनाइज थी, और क्योंकि उनके बेमनी किंगडम के साथ रेगुलरली उनके रूल आपके फाइट हैं वो चलती रहती हैं। उसके बाद आपका जो अगर कोई गलती करता था तो उसके लिए उसको बहुत ही ज्यादा सीवियर पुनिशमेंट यहाँ पे देखने को मिलती थी। अब अगर हम बात करते हैं तो आपका नायक सिस्टम क्या है यहाँ पे, तो जो टॉप ऑफिसर होता था आर्मी के अंदर उसको नायक बोला गया है। और इसका काम क्या होता था, ये जितना भी आपका सर्विस होती है आपकी, तो सर्विस के लिए इसको क्या होता था, लैंड ग्रांट कर दी जाती थी, और लैंड जो ग्रांट की जाती थी उसको बोला जाता था अमारम। ठीक है, तो देखो कई सैलरी दे देते हैं, कई लैंड दे देते हैं। ये पीछे तक आपने जितने भी सल्तनत या जितने भी जो आपने राज्य पढ़े हैं, जितने भी आपने इंपोर्टेंट किंगडम के बारे में पढ़ा है, तो सेम वही होता है, कोई सैलरी दे देगा, कोई लैंड दे देगा। तो वो डिपेंड करता है राजा को क्या ठीक लगता है, तो वो जैसा उसको ठीक लगता है तो वैसा ही वो उसको देना स्टार्ट कर देता है। अब उसके बाद आपका अगर हम बात करते हैं, तो जब आपका ये एम्पायर है, विजयनगर एम्पायर जब वीक होगा तो उस टाइम पे ये नायक ही आपके क्या होंगे, निकल के आएंगे 17th और 18th सेंचुरी के अंदर, और आपके मदुरई और तंजौर रीजन के ऊपर कब्जा करके इनको यहां से अलग कर देंगे, और ये बोल देंगे कि हमारा तो ये अलग राज्य है, हम आपसे इंडिपेंडेंट घोषित करते हैं अपने आप को। तो लास्ट में जब राजा आपका कमजोर होता जाता है, तो ये कहानी आप पीछे भी पढ़ते आए हो, जब भी कोई राज्य स्ट्रॉन्ग होता है तो उसके साथ चिपके रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो वीक होना स्टार्ट होता है तो आपका क्या हो जाता है, उससे निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सेम वही चीजें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो आपके फॉरेन अकाउंट में ये बताया गया है कि बहुत ही वेल्दी इकोनॉमी थी, क्योंकि इनका जो व्यापार था वो बहुत ज्यादा होता था आपका अरेबियन के साथ, पर्शियन के साथ। उसके बाद आपका जो यहाँ तक यूरोपियन रीजन थे, पोर्टुगीज भी इनके एम्पायर में आए हुए थे, तो उनके साथ इनका आपका जो ये व्यापार है वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के ऊपर था, तो इसीलिए इसको बोला गया है एक वेल्दी सोसाइटी। एग्रीकल्चर टैंक बनाए हुए थे जगह जगह पे, इरिगेशन के लिए आपकी कैनाल्स और आपके डैम्स बनाए गए थे तुंगभद्रा रिवर के ऊपर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका जो क्राफ्ट और मेटलर्जी का काम भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आपका फला फूला। और अब ये देखो आपका अरब, पर्शिया, पोर्टुगीज, चाइनीज, इन सभी के साथ इनके आपके व्यापार चलता रहता था, तो जो आपकी बहुत ही ज्यादा प्रोस्पेरिटी लेके आया इस रीजन के अंदर, और आपका जो राज्य के अंदर बहुत ज्यादा उनको टैक्स मिलते थे, तो इसीलिए आपका वेल्दी एम्पायर था। अब अगर हम बात करते हैं तो फॉरेन ट्रेवलर जिन्होंने इसके यहाँ पे ट्रेवल किया, तो टोटल 4 ट्रेवलर हैं, बट आप चारों में से अगर मैं बोलूं तो आप इन तीनों को भूल सकते हो, लेकिन इब्न बतूता को मत भूल जाना। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ये आपका दिल्ली सल्तनत को सर्व करता था, 6 साल की इसने वहां पे वजीर की पोस्ट पे काम किया था। लेकिन आपको पता ही होगा जैसे ही वो मरता है तो ये उसको छोड़ के भाग जाता है, पता ही होगा ना आपको, ये चीज लास्ट टाइम पे मैंने बताया था। तो आपका मोरक्को से आता है ये इब्न बतूता, और उसके बाद ये क्या करता है, आपका यहाँ पर आके आपके कृष्णदेव के साथ रहता है, तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद अगर आप दूसरे नाम भी देखना चाहते हो तो एक तो है अब्दुल रज्जाक जो आपके पर्शिया से आए, बोरोसो जो आपके पुर्तगाल से आए, या पोर्टुगीज बोला जाता है इनको। तो ये प्रोनाउंसिएशन आपकी अलग अलग होती है, तो जैसा आपको ठीक लगे प्रोनाउंसिएशन, अगर आपको पुर्तगाल बढ़िया लगता है तो आप पुर्तगाल बोल सकते हो, और पोर्टुगीज अगर वो बढ़िया लगता है तो आप उसको वो बोल सकते हो। उसके बाद आपके एक जो आपके वेनिस सिटी है आपकी इटली के अंदर, वहां से भी एक ट्रेवलर आए थे जिनको नाम था निकोला दी कोंटी। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं इनकी सोशल लाइफ के बारे में। तो यहाँ पर जो वुमेन की पोजीशन है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो चुकी थी। जैसा आप लास्ट टाइम पे याद करो, जो आपकी नॉर्थ एम्पायर के नॉर्थ रीजन के अंदर आपका दिल्ली सल्तनत थी, तो वहां पर वुमेन की एम्पायर है, पर्दा सिस्टम है, वो आपका प्रिवेल करता जा रहा था। उनको जितने भी हायर एजुकेशन है वो नहीं लेने दी जा रही थी, लेकिन यहाँ पर उनको क्या है, आपकी पॉलिटिकली लेवल के ऊपर देखो, सोशल लेवल के ऊपर देखो, या उनकी जो लिटरेरी लाइफ है, अगर वो कुछ पढ़ना चाहती थी वो पढ़ सकती थी। अगर वो पढ़ के सर्व करना चाहती थी किसी भी पोस्ट के ऊपर, जैसे आपके क्लर्क के पोस्ट पे, अकाउंटेंट के पोस्ट पे, गार्ड की पोस्ट पे, तो वो कर सकती थी। यहाँ तक देखो कुश्तियां भी लड़ती थी, रेसलर भी थी वो आपकी, एस्ट्रोलॉजर भी आपको देखने को मिलती हैं। तो आप बोल सकते हो कि वुमेन की जो कंडीशन है वो ओवरऑल यहाँ पे दूसरे एम्पायर से अगर हम कंसीडर करते हैं तो बहुत बढ़िया थी आपकी। हाँ, चाइल्ड मैरिज है वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलती है। पॉलीगैमी का मीनिंग क्या है, एक आदमी 2 या 2 से ज्यादा शादी कर सकता है। और सती प्रथा आपको पता ही होगा कि जब अगर कोई हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है तो वो आपकी इस टाइम पे यहाँ पर भी, तो वो उसके साथ सती हो जाती है आग में जल के अपने आप को, तो वो आपकी यहाँ पर भी प्रचलित में थी आपकी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर रिलीजन के लिए फ्रीडम थी। ऐसा कोई नहीं था कि आपको जजिया टैक्स लगा दिया जाएगा, आपको मुस्लिम में कन्वर्ट होना है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये आपके विष्णु भगवान को फॉलो करते थे। और उससे जो पहले वाला जो आपको एम्पायर बताया था, हरिहरा और आपका जो बुक्का है, वो दोनों के दोनों आपके शिव भगवान को फॉलो करते थे। तो हिंदू धर्म को, रिलीजन को फॉलो करते थे आपके जो ये राजा हैं।
लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपको हिंदू धर्म को ही फॉलो करना है, आपके लिए बिल्कुल फ्रीडम थी, जो आपको अच्छा लगता है आप वो कर सकते थे। अब आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने जो आपका एक अलग ही टेम्पल आर्किटेक्चर बनाया। टेम्पल आर्किटेक्चर आपको क्या बोलता है कि जो आपका विमान होता था, अगर आपने मंदिर की स्ट्रक्चर देखी होगी तो सबसे पहले आपका एक विमान होता है, यहाँ पर आपके भगवान की मूर्ति रखी जाती है। ये बीच वाला आपका जो रीजन होता है इसको हम मंडप बोल देते हैं। यहाँ पर देखो आपके बड़े बड़े पिलर लगे होते हैं, तो अगर कोई भी श्रद्धालु आता है तो यहीं पर आपका बैठ के क्या करता है, अपनी पूजा पाठ करता है। और एक एंट्री गेट होता है, तो एंट्री गेट को इन्होंने क्या बोला है, गोपुरम। तो वो गोपुरम इन्होंने क्या किया, इस विमान से ऊंचा बना दिया। तो ये इनके आर्किटेक्चर की एक बिल्कुल ही अलग विशेषता है, तो आप ये याद रख सकते हो, विजयनगर स्टाइल बोला जाता है इसको। तो यहाँ पर कल्याण मंडपम का मीनिंग क्या है, बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ पिलर आपको ये जो मंडपम रीजन वाले रीजन है वो वहां पर देखने को मिलते हैं। अब इनके कुछ इंपोर्टेंट आपके जो ये देखो मोन्यूमेंट है वो सारे मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे, ये दोनों के दोनों जो आपके हैं। अब लास्ट में आपको ये लिखा हुआ है कि विजयनगर एम्पायर को लास्ट में जो आपका बैटल ऑफ तलाईकोटा होगी वहां पर इसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो ये तो ठीक है, 1565 में आपको बताया ही था कि खत्म हो जाता है, तो कोई ना कोई तो आके खत्म करेगा। तो वो एक ये लड़ाई होती है तलाईकोटा की, इनके जो साथ में दूसरा एम्पायर है आपका बहमनी किंगडम, तो वो सारे के सारे मिलकर अटैक कर देते हैं इसके ऊपर और यहाँ पर इसको खत्म कर देते हैं। अब देखो ये है आपका वृद्धराज और एकांत प्रथा टेम्पल। ये देखो आपका वृद्धराज टेम्पल की आपकी आर्किटेक्चर आप उसका लेवल है वो देख सकते हो, ये इसका एंट्री गेट है, ठीक है। अब उसके बाद ये आपका देखो दूसरा आपका जो मंदिर है ये आपका है एक प्रंथा टेम्पल, तो साउथ के अंदर है। तो ये आपका देखो ये जो बीच वाला रीजन है ये आपका क्या है, मंडपम वाला रीजन, जिसको हमने क्या बोला था, कल्याण मंडपम। लार्ज नंबर ऑफ पिलर, तो देखो कितने पिलर आपको नीचे हैं ये आपके दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका जो विट्ठल स्वामी टेम्पल है हम्पी के अंदर, ये देखो आपकी आर्किटेक्चर को आप देख सकते हो किस लेवल की। ये यहाँ पे आपका जो चैरियट है, रथ बनाया हुआ है, ठीक है, उसको आप देख सकते हो। ये आपकी जो सेम वो ये आपका जो मंडपम देखो कितने ज्यादा मतलब कि पिलर हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं, तो इन सभी को आप देख सकते हो, ठीक है। और ये देखो इनको हाथी खींच रहे हैं, एक जगह पे इनको घोड़े खींच रहे हैं, एक जगह पे इनको हाथी खींच रहे हैं। तो ये देखो लिखा भी गया था एलिफेंट चैरेट, एलिफेंट आपके रथ को खींच रहे हैं। तो सेम वही देखो विट्ठल एम्पायर के अंदर ये आपको दिखाया गया है। तो इसको विट्ठल मंदिर भी बोलते हैं, विट्ठल स्वामी मंदिर भी बोलते हैं। और ये आपके कृष्णा देव राय की जो आपकी ब्रोंज स्टेचू बनाई गई है ये आप देख सकते हो, ये इनका एक मास्टरपीस वर्क है। अगर आप इसको पढ़ के देखोगे, कभी इसके बारे में पढ़ के देखना, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। जैसे आपकी जो नटराजन की मूर्ति बनाई गई है ना, भगवान शिव जी की नाचते हुए, पुराने टाइम पे आपने देखा होगा जब भी हमारे जो कोई फॉरेनर आते हैं अटैक करने के लिए तो वो उसी मूर्ति को करोड़ों में कीमत होती है। तो सेम वैसे ये भी आपका इनका एक मास्टरपीस ऑफ वर्क है, ब्रोंज के स्टेचू से बनाई गई है और अब तक इसके ऊपर कोई जंग नहीं लगा है। तो आप समझ सकते हो जो उनकी मेटलर्जी है वो किस लेवल की थी। अब उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है बहमनी किंगडम। आपको बताया ही था कि 56 के अंदर या 65 के अंदर क्या था आपका एग्जैक्ट थी, सॉरी 65 के अंदर, 56 नहीं 65 के अंदर इनको खत्म कर दिया जाता है आपके विजयनगर एम्पायर को। तो वो करता कौन है, वो आपका ये बहमनी किंगडम इनको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो इसको एस्टेब्लिश तो किया था आपके हसन गंगू ने, जो आपका हसन गंगू उनका पहले का नाम है, लेकिन जैसे ही राजा बनता है तो वो अपना नाम चेंज करवा लेता है और वो अपना नाम रखता है अलाउद्दीन बहमनी शाह। तो ये आपका बहमनी अपने सरनेम के अकॉर्डिंग इसने क्या कर दिया, अपने साम्राज्य का नाम रख दिया, जो भी इसका किंगडम है। लेकिन इससे पहले वाले ने क्या किया था, अपने कैपिटल के नाम पे। तो वो देखो ये चीजें आपकी चलती रहती हैं। तो 1347 के अंदर सेम उसी के आसपास ही इन्होंने भी यहाँ पर अपना मतलब कि जो नया राज्य है वो एस्टेब्लिश किया था। और ये टाइम पीरियड कौन सा है, ये वही है जब आपके तुगलक है वो कमजोर होते जा रहे थे। उसके बाद इसने अपनी जो कैपिटल बनाई वो अपनी बनाई गुलबर्गा के अंदर, और इसने पूरे डेक्कन रीजन के अंदर, डेक्कन रीजन आपका कौन सा होता है ये आप देख सकते हो, ये पूरा का पूरा रीजन क्या है आपका डेक्कन रीजन है। तो बहमनी किंगडम ने देखो इस पूरे के ऊपर आपका क्या किया था, कैप्चर करके इसके ऊपर राज किया है। इससे पहले याद होगा आपको राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ा होगा आपने, तो वो राष्ट्रकूट वाला भी है, उसने भी क्या किया था, कभी इस पूरी डेक्कन रीजन के ऊपर कब्जा किया था। तो 150 साल तक इसने यहाँ पे रूल किया है। अब उसके बाद इसका क्या है, साउथ में तो विजयनगर एम्पायर के साथ, और लेटर आपका जो नॉर्थ में आके जो आपके लेटर किंगडम है, जब ये किंगडम आपका बिल्कुल खत्म होने के स्टेज पे होता है तो नॉर्थ में आपके 1526 में आपकी दिल्ली सल्तनत को खत्म करके मुगल आ जाते हैं। तो मुगल एम्पायर के साथ भी इनकी जो लड़ाइयां हैं वो आपकी चलती रहती हैं और वो बहुत ही लंबे टाइम तक आपकी चलती हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हैं वो है आपके महमूद गवान, जो आपके 11 से लेके 81 तक, आप देख सकते हो कितने, लगभग इन्होंने 70 साल तक यहाँ पे रूल किया है। 70 से भी शायद ज्यादा ही हो गए। तो अगर आप 81 में से 11 घटाते हो तो 70 साल तक, तो 70 साल का टाइम पीरियड आज के दिन एक जो नॉर्मल आदमी होता है वो 70 साल तक सिर्फ जीता है, और उतने टाइम पीरियड के लिए तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे राज किया है। तो ये आपके अपने आपका जो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया था उनका नाम था इनका सुल्तान महमूद शाह III। उसके बाद इनका जो किंगडम है इनके टाइम पे बहुत ही ज्यादा आपकी पीक पे था, बहुत बढ़िया आपकी गाइडेंस दी इन्होंने। और आपका जो इन्होंने
आपका कैंपेन है विजयनगर के ऊपर, वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा। तो विजयनगर का जो आपको पता ही है, जो उनके राजा थे सबसे इंपॉर्टेंट आपके कृष्णादेव, वो आपके मर जाते हैं और उनके मरने के बाद विजयनगर का एरिया बहुत ही ज्यादा इन्होंने कैप्चर कर लिया। फिर कभी आपके विजयनगर के जो फर्दर रूलर आएंगे वो इनके ऊपर हावी हो जाएंगे। तो ये इन दोनों की क्या है लड़ाइयां हैं, वो चलती रहेंगी आपको पूरे इस रीजन के अंदर। उसके बाद इन्होंने बहुत से आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए आपके सेंट्रल कंट्रोल को बढ़ाने के लिए। और जैसे ही ये आपके एक्सपायर होते हैं तो इनके मरने के बाद इनका जो सल्तनत है वो आपकी क्या होती है, 5 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। और वो 5 हिस्से कौन कौन से बनते हैं, वो 5 हिस्से हैं आपके, आप ये मैप के ऊपर देख सकते हो। सबसे पहला है आपका बेरार, बिदार, गोलकोंडा, बीजापुर और अहमदनगर। तो ये पांचों के पांचों आपके 5 एम्पायर बन गए। और लास्ट में आपका क्या होता है, विजयनगर एम्पायर के जो आपके लेटर रूलर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं। तो ये पांचों के पांचों एम्पायर आपके एक साथ मिलके अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बेसार जो आपके डिवाइड हुए थे उनकी मौत के बाद, ये जो आपके महमूद गवान है इनकी मौत के बाद ये 5 सल्तनत में डिवाइड हो गया था। तो इन पांचों ने मिलकर क्या किया, आपके विजयनगर के ऊपर अटैक किया और अटैक करके आपके विजयनगर की जो कैपिटल है उसको बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये सदर्न इंडिया का मैप है, आप वो देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो वही चीज लिखी हुई है कि आपकी बैटल ऑफ तलाईकोटा होती है और उसको बिल्कुल जो आपके कृष्णादेव के सक्सेसर हैं जिनका नाम है आपका आलिया राम रॉय, तो इनको यहाँ पे क्या कर देते हैं, हरा देते हैं और विजयनगर को बिल्कुल कंप्लीटली यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और फिर आगे चल के आपको पता ही होगा मुगल आते हैं। तो 1687 के अंदर आपके जो मुगल हैं वो क्या करते हैं, इन पांचों सल्तनत को हरा के अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बेसार और बेदार, इनको हरा के क्या करते हैं, मुगल सल्तनत के अंदर आपके ऐड कर लेते हैं। और इनका जो नॉर्मली जो रीजन रहता है ना, वो यहाँ पे आपने कुछ देखा होगा कि विजयनगर और बहमनी दोनों किंगडम का आपकी लड़ाइयां वो चलती रहती हैं। तो उनका मेन रीजन है आपका ये फर्टाइल डेल्टा, जिसको हम बोलते हैं रायचूर दोआब। तो ये कृष्णा और गोदावरी के बीच का रीजन है। दोनों के दोनों रीजन यही चाहते हैं कि इसको हम क्या करें, कैप्चर कर लें। तो इसी रीजन की फर्टाइल रीजन की वजह से आपका ऊपर आपने क्या देखा था, दोआब रीजन, गंगा और यमुना के बीच का जो फर्टाइल रीजन है, और नीचे से वो इसको हम बोलते हैं रायचूर दोआब। तो ये दोनों आपके जो दोआब रीजन है, दोआब रीजन का मीनिंग क्या होता है, दो नदियों के बीच का फर्टाइल एरिया, उसको हम बोलते हैं। तो ये रायचूर है वो उसको सिंपल दोआब भी बोला जाता है, गंगा यमुना के बीच का जो एरिया है। तो इसको आप याद रख सकते हो। तो ये था आपका विजयनगर और बहमनी किंगडम। अगर आपको चीजें पसंद आती हैं तो आप उनको लाइक कर सकते हो, चीजों को शेयर जरूर करो दूसरे बंदों के साथ जो आपको लगता है सीरियसली होके पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैंने ये कोर्स है सेम मैं आपने बता रहा हूँ, 2015 के अंदर मैंने आपका एक कोर्स खरीदा था और उसके अंदर वो हिस्ट्री है वो इस लेवल की आपकी पढ़ाई भी नहीं गई थी। यहाँ पर तो मैंने बहुत ज्यादा चीजें उसके अंदर ऐड की हैं। तो उस टाइम पे मेरे को ये जो कोर्स था वो 22,000 के आसपास पड़ा था। और आपको चीजें यहाँ पे जब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं तो आप ये मत सोचना कि उनकी क्वालिटी डाउन है। क्वालिटी में फिर से आपको बताना चाहता हूं कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा उसके अंदर, चीजें आपको बहुत बढ़िया से पढ़ाई जाएंगी। तो चीजें अगर आपको पसंद आती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो फर्दर नोटिफिकेशन के बाद, क्योंकि यहाँ पर जैसे हिस्ट्री कंप्लीट होगी जो बाकी आपके सब्जेक्ट हैं जीएस के, हम उनको 1 बाय 1 करके डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा, अगर पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है तो आपका जो टेलीग्राम चैनल है आप उसके ऊपर जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।